आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। लोकसभा चुनाव 2024 की जो कवरेज यात्रा है हमारी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में आई हुई है। बरेली शहर एक तारीख़ी शहर है। यहाँ आला हज़रत की जो मज़ार है, उनकी खिदमात हैं और ख़ानक़ाह नियाज़िया है, यानी पूरा एक मुस्लिम कौम में और दूसरी कौमों में ये जो शहर है इसका एक एहतराम है, एक रुतबा है। और यहाँ के तमाम तर सियासी हालात जानने के लिए हम यहाँ के गाँव और कस्बों में हम घूम रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम जो यहाँ मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब हैं उनके पास आए हैं। मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब का जो इंट्रोडक्शन सबसे बड़ा तो यही है कि आला हज़रत खानका के इस इलाके के अंदर ये रहते हैं और हज़रत ताजुल शरिया हैं, उनके खादिमों में रहे हैं बरसों बरस तक, और एक से बढ़ के एक इन्होंने किताबें लिखी हैं, राइटर हैं खुद, और अपनी एक जो स्पष्ट सोच है जो मुल्क के बारे में, जो समाजी मुद्दों के बारे में, जो सियासी मुद्दों के बारे में, और इनका जो तंजीम है जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात जो इन्होंने बना रखी है जिसके चेयरमैन हैं। तो पिछले दिनों भी इनका जो बयान है पूरे मुल्क के अंदर वायरल हुआ सियासी ताल्लुक़ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सियासी पार्टियां हैं ख़ास तौर से जो सबको तवज्जो दे रही हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी मुद्दे हों, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ 1952 के चुनाव, पहले चुनाव से लेकर अगर आज तक का अगर हम देखें तो पहली बार 2024 का एक ऐसा चुनाव हो रहा है जहाँ मुल्क की दूसरी सबसे बड़ा जो तबका है, मुस्लिम तबका है, जिसकी तादाद आप 20 करोड़ माने, 25 करोड़ माने, तो उस तबके को सियासी तौर पे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। जहाँ जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो तो जाहिर सी बात है बात ही नहीं करना चाहती, और बात करते हैं तो भी ऐसे उलूल जुलूल सवाल, उलूल जुलूल फब्तियाँ कशी जाती हैं जिससे मुसलमान हैं वो और मायूस हों। लेकिन जो सामने जो गिरोह है जो इंडिया गठबंधन के नाम से, सेकुलर पार्टियों के नाम से, जिनसे एक उम्मीद होती है क्योंकि वोट बैंक है मुस्लिम का तमाम तर इन्हीं पार्टियों को पड़ता है, और इन लोगों से उम्मीद भी होती है कि ये कम से कम एक हिमायत करेंगे, मुद्दा रखेंगे। लेकिन जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां हों अलग अलग राज्यों में, वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से वही एक भारतीय जनता पार्टी के एक पूरे झमेले में फंसी हुई हैं। यानी मुस्लिम कौम को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने की इन्होंने ठान ली है। अपने घोषणा पत्रों में भी मुस्लिम कम्युनिटी के मुद्दों को, माइनॉरिटी के मुद्दों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब हैं, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए थे मीडिया के सामने, और हम भी यहाँ आए हैं बरेली शरीफ में यहाँ इनसे मालूम करने के लिए कि ये हालात क्यों बने कि जिस यूपी के अंदर, जो यूपी जाहिर सी बात है आबादी के ताल्लुक से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, और यहाँ 15 करोड़ 30 लाख के करीब पूरे यूपी की 80 लोकसभा सीट के अंदर जो वोटर हैं, उन वोटर में एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी भी है, मुस्लिम वोटर भी हैं, और यहाँ अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम विधायक जीतते आए हैं, अभी भी हैं, और MP भी अच्छी खासी तादाद में जीतते आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है वो किसी भी मुस्लिम को टिकट यहाँ नहीं देती है, और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने भी एक तरह का पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को नज़रअंदाज कर दिया है। टिकट देने के मामले में भी हमने जहाँ जिन शहरों में, गाँवों में, कस्बों में हम घूमे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहाँ मुसलमानों में एक मायूसी है, उत्साह नहीं है चुनाव को लेकर के, कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो हमारा नाम नहीं लेना पसंद करती, नाम लेती है तो उल्टे सीधे तरीके से लेती है, दूसरी तरफ जो अपोजिशन की पार्टियाँ हैं जिनसे हम तवक्को रखते हैं, जिनसे बरसों बरस हमारे बाप दादाओं ने हमने वोट दिया है, उन पार्टियों से एक उम्मीद थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस करके पूरी तरह से हमें नज़रअंदाज कर रही हैं। तो इसी मुद्दे पे मुफ्ती साहब से हम जानना चाहेंगे। जी मुफ्ती साहब, आपका इस्तकबाल है। तो आपने पिछले दिनों ये मुद्दे उठाए थे, तो ये क्या वजह रही कि मुस्लिम कम्युनिटी को पूरी तरह से इन पार्टियों ने, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, कांग्रेस है, सपा है, ये नज़रअंदाज कर रही हैं? देखिए, जहाँ तक मुसलमानों के मसाइल से ताल्लुक़ है, उन मसाइल पर सेकुलरिज़म के नाम पर, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने मुसलमानों को हाशिए पे कर दिया है। और निहायत ही अफसोसनाक बात यह है कि अभी जो घोषणा पत्र आया समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, राजद का, NCP का, ये तमाम जो घोषणा पत्र आए इनमें से मुसलमान गायब है। कहीं दूर दूर तक मुसलमान नज़र नहीं आता। हिंदुस्तान में आबाद जितने भी तबक़ात हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास और तरक्की के लिए तो बात कही गई है। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत है मुसलमान, जो तकरीबन 30 करोड़ की आबादी है, इस 30 करोड़ की आबादी के तरक्की के लिए या उनकी फलाह बहबूद के लिए
घोषणा पत्र में कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। तो इससे जाहिर होता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर जो पार्टियां हैं, ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी, ये हिंदुत्व की राह पर चल निकली है और ये बीजेपी हॉट हिंदुत्व की राह पर काम कर रही है और समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर काम कर रही है। इसलिए ये मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में 22 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम अक्सरियती सीटें हैं, जहां पर मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट बन सकता है और वो पार्लियामेंट में जाकर के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकता है। मगर यहाँ पर गठबंधन ने इन 80 में से 22 मुस्लिम बहुल सीटों पर गैर मुस्लिमों को टिकट दिया गया। जो आप 22 सीटें बता रहे हो कि जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहाँ से मुसलमान जीता भी है, जीत सकता है, उन 22 सीटों पे सपा ने, कांग्रेस ने, इन लोगों ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। सिर्फ 4 लोकसभा पे टिकट दिए गए हैं। हमारा तो हक 22 लोकसभा सीटों पे बनता है, 4 पे नहीं बनता है। 22 पर नज़रअंदाज करके इन तमाम मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में गैर मुस्लिमों को दिया गया। रणनीति ये है, पॉलिसी ये है कि मुस्लिम क़यादत को ख़त्म किया जाए ताकि वो पार्लियामेंट में जाकर के मुसलमानों की आवाज़ न बन सकें, मुसलमानों के जो मसाइल वहाँ पर उभारे जाएं, कानून बने, उनमें वो अपनी बात न कह सकें। ये गठबंधन की भी रणनीति है और ये बीजेपी की भी रणनीति है कि मुस्लिम क़यादत को ख़त्म किया जाए। अच्छा, ये जो और लोकल मुद्दे होते हैं, हर सूबे के होते हैं, यूपी में भी जाहिर सी बात है अलग अलग मुद्दे मुस्लिम कौम से मुताल्लिक होते रहते हैं। तो जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं या कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी यहाँ से सांसद रही हैं, तो ये लोग क्या, और यहाँ के जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये जो बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, मुसलमानों के किसी इशू पर अपना मुँह खोलते हैं क्या कभी? अखिलेश यादव को तो मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी से डर लगने लगा है और वो खुले मंचों पीडीए की बात करते हैं, मगर उस पीडीए से मुसलमान गायब है। ख़ुद वो परिभाषित करते हैं तो उसमें मंचों से परिभाषित करते हुए पीडीए में मुसलमान का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते हैं। उनको मुसलमान का शब्द इस्तेमाल करते हुए डर और खौफ लगता है। मैं इसीलिए बार बार इस अखिलेश यादव से पूछता हूँ कि उनको किस बात का डर है, किस बात का खौफ है। ये समाजवादी पार्टी वही है जिसको हमने खून पसीने से सींचा है। आज़म खां, इरफान सोलंकी कानपुर के, बलरामपुर के आरिफ अनवर हाशमी वगैरह वगैरह, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को सींचा और ये बानियान में से हैं समाजवादी पार्टी के। मगर अखिलेश यादव ने जब से क़यादत संभाली समाजवादी पार्टी की, तो वो क़यादत मुलायम सिंह की क़यादत से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। चूँकि इनकी तरबियत जो हुई है वो ईसाई और यहूदियों में तरबियत हुई है। इनके जो असातिज़ा हैं वो यहूदी और ईसाई रहे हैं। मुलायम सिंह ऐसे नहीं थे। मुलायम सिंह मुसलमानों की बात करते थे, मुसलमानों के हितों के लिए सोचते थे, प्लानिंग करते थे। हम लोग कोई प्रस्ताव देते तो गंभीरता से वो उसको ध्यान देते थे। आपके हिसाब से मुलायम सिंह जी में और अखिलेश में रात दिन का फ़र्क है, यानी अखिलेश हैं वो मुलायम सिंह के जो नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं? मुलायम सिंह में और अखिलेश यादव में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। वो मुस्लिम हितोशी थे और अखिलेश यादव उतने ही गैर मुस्लिम हितोशी हैं। मुसलमानों को अखिलेश यादव से किसी भलाई की उम्मीद नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम इशूज़ हुए उत्तर प्रदेश में, कहीं वो मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हुए, जबकि ज़रूरत थी आज़म खां को। जब आज़म खां परेशानियों के शिकार थे, मुसीबतें झेल रहे थे, 2.5 साल जेल में रहे। सीतापुर जेल लखनऊ से 110 किलोमीटर के फासले पर है। बलिया में एक उनकी ही बिरादरी का वाक़या हुआ, वो 400 किलोमीटर के फासले पर है। तो लखनऊ से वो तुरंत बलिया पहुंच जाते हैं, मगर 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी आज़म खां से मिलने के लिए वो लखनऊ से सीतापुर नहीं आते हैं। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात और क्या हो सकती है। अभी 5 दिन पहले बरेली आए थे अखिलेश यादव, मंच से आज़म खां का फ़ोटो गायब, किसी भी मुसलमान का फ़ोटो नहीं। और तुरफा तमाशा ये कि कुछ मुसलमान स्टेज पर जब चढ़े, उनकी ही पार्टी के नेता हैं, उनको धक्के दे करके नीचे उतारा गया।
अखिलेश यादव का जो यहाँ प्रोग्राम हुआ बरेली में, तो आप कह रहे हैं कि जो सपा के जो जुड़े हुए मुस्लिम थे जो मंच पे चढ़े उनको धक्के दे के नीचे उतार दिया? जी बिल्कुल, उनको धक्के दे के नीचे उतारा गया बरेली में। और इसके अलावा अलीगढ़, आगरा में प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर भी एक टोपी लगा करके मुसलमान उन्हीं पार्टी के नेता थे स्टेज पे चढ़े, उनको कुर्सी से उतार दिया गया। आजमगढ़ में सभा हुई तो आजमगढ़ में भी वहाँ पर भी कुर्ता पजामा टोपी वाले दाढ़ी वाले आदमी को स्टेज से उतार दिया गया। तो ये है हाल अखिलेश यादव का, मुसलमानों के साथ उनका प्रेम। क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव? यानी जाहिर सी बात है, वोट तो उनको भी चाहिए, वो भी चाह रहे हैं कि जैसे 80 में से 62-63 सीटें उन्होंने अपने पास रखी हैं, वो भी चाह रहे हैं कि अच्छी खासी सीटें जीत जाएं, सेंटर में जो गवर्नमेंट बने उसमें अपना अच्छा खासा अमल दखल हो। लेकिन वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ऐसा करेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी अगर कम वोट देगी तो नुकसान होगा। तो ऐसा कर क्यों रहे हैं अखिलेश यादव के बारे में मैंने आपको बताया कि उनकी जहनीत यहूदियत की जहनीत है और ये मजबूरन मुसलमान उनको दे रहा है वोट, जितना भी देगा। मगर अब हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता उनकी सोच और फिक्र मुसलमानों को पता चल गई है, इसलिए मुसलमान बड़ी तेज़ी से समाजवादी पार्टी से हट रहा है। अगर उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया होता लोकसभा में, तो इस लोकसभा में वो 0 पॉइंट पर वो खड़े होते। अच्छा, कांग्रेस ने जो 17 सीटें ली हैं गठबंधन की, तो कांग्रेस की लीडरशिप का क्या रवैया है? उन्होंने कितनी सीटें दी, मुस्लिम को कितनी दी हैं 17 में से? कांग्रेस ने 2 सीटें मुसलमान को दी हैं, उसके पास में सीटें ही नहीं है। तो इस वजह से 2 मैं समझता हूँ परसेंटेज के हिसाब से ठीक है, मुनासिब है। परसेंटेज के हिसाब से तो ठीक है। जो फर्रुखाबाद है वो एक बड़ी सीट हुआ करती थी, सलमान खुर्शीद साहब यहाँ से जीतते थे, वो सीट अभी उसको को शायद डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी और भी सीटें हैं? हाँ, कुछ सीटें हैं ऐसी जहाँ पर कांग्रेस ने अपने सही कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। सलमान खुर्शीद एक सियासी कद्दावर शख्सियत हैं, उनको टिकट दिया जाना चाहिए था। तो ये जो जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो 17 में से 2 दी, रेशो के हिसाब से ठीक है, लेकिन अखिलेश ने टिकटें कम दी हैं और आजम खां हैं या दूसरी लीडरशिप है, उन तमाम तरह के साथ जो भी जातियाँ हुई हैं उसमें अखिलेश ने कोई उनका खास सपोर्ट नहीं किया, उनकी हिमायत नहीं की। लेकिन इन हालात में जो आप कह रहे हैं कि यूपी, जो कि सबको मालूम है कि हिंदुस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ जो दूसरी कौमों की तरह मुस्लिम कौम की भी अच्छी खासी आबादी है और मुसलमानों के तमाम तरह जो मजहबी जो मसलकी जो तंजीमें हैं, इदारे हैं, उनकी बुनियाद भी यूपी ही है। तो आज यूपी की तरफ देख रहा है पूरा मुल्क का मुसलमान की यूपी के जो रहनुमा है मुसलमानों के, वो कोई गाइडलाइन तय करेंगे कि इन हालात में मुस्लिम कम्युनिटी क्या करे, कि उसको पूरी तरह से ये पार्टियां भी नज़रअंदाज कर रही हैं, बीजेपी भी नज़रअंदाज कर रही है, तो मुस्लिम कम्युनिटी सियासी तौर पे करे क्या? मुसलमानों ने खामोशी से अपना फ़ैसला कर लिया है और वो वोटिंग पावर के साथ में वो फ़ैसला मुसलमान सुना देगा। हमें सेकुलर पार्टियां जैसे गठबंधन, इनसे उम्मीदें थीं, मगर इन्होंने तमाम मुसलमानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बीजेपी से किसी फलाह बहबूद की या मुसलमानों के हित के काम की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ख़ुद प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका नारा ख़ुद हवाई साबित हुआ। उन्होंने जब दूसरा काल जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने ये कहा था कि मैं मुस्लिम कौम के नौनिहालों को, बच्चों के साथ, मैं ये चाहता हूँ कि उनके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। ये भी सिर्फ़ एक जुमला साबित हुआ, प्रैक्टिकल तौर पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बल्कि मैं वज़ीर आज़म की बात नहीं करता हूँ, मगर दूसरी बात, जो उनके थर्ड लाइन के जो लीडर हैं, वो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ वक्तन फ़ौक्तन बयानात देते रहते हैं और उससे मुनाफरत बढ़ाते रहते हैं। और अब सिर्फ़ और सिर्फ जो इलेक्शन जो हो रहा है वो हिंदू और मुस्लिम बुनियादों पर इलेक्शन हो रहा है और जितना करीब इलेक्शन आता जाता है वो 2 धड़ों में बढ़ता जाता है। इलेक्शन की शुरुआत वज़ीर आज़म ने विकास डेवलपमेंट पर की थी, मगर वो आते आते धरातल पर उतरते उतरते वो हिंदू और मुस्लिम में बट गया है।
आपको सियासी तौर पे क्या लग रहा है, यूपी की जो 80 सीटें हैं बड़ा मायना रखती हैं, और एक स्लोगन भी हिंदुस्तान की सियासत में बोला जाता है कि जो दिल्ली की जो कुर्सी का, दिल्ली के जो ओहदे का जो रास्ता है वो लखनऊ होकर के निकलता है। तो 80 सीटों में आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन सी पार्टी की कितनी आ सकती हैं, आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, जो गठबंधन हुआ, पहले मैं ये बताऊं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा। जो गठबंधन हुआ, ये गठबंधन गलत तरीके से हुआ। इसमें बहुजन समाज पार्टी को भी शामिल किया जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट 22% है, तो ये 22% अगर साथ में आ जाता कांग्रेस, सपा और बीएसपी, तो एक मजबूत गठबंधन होता, मजबूत अलायंस होता, और फिर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 70 सीटें गठबंधन की आ जाती और बीजेपी 10 सीटों पर सिमट कर रह जाती। अब कांग्रेस तो चाह रही थी बीएसपी से गठबंधन करना, मगर अखिलेश यादव अड़ गए और उन्होंने कहा कि अगर बीएसपी को साथ में लिया जाता है तो समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। इस वजह से कांग्रेस ने अपने इक़दामात को पीछे खींच लिया और सपा के साथ अलायंस करके मैदान में उतर गई। अब जो रिशु की बात आप कर रहे हैं, तो रिशु की जो बात है 80 सीटों में, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 2019 में जो सिचुएशन रही वही सिचुएशन 2024 के मौजूदा इलेक्शन में भी रहेगी। इससे ज़्यादा कोई फेरबदल नहीं होगा। अच्छा, आपने जो किताबें भी लिखी हैं, अभी आपने इंटरव्यू से पहले बातें बताई कि फ़लाँ किताबें लिखी हैं, थोड़ा सा आपके बारे में भी, आपने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, हज़रत ताजुश्रिया साहब के साथ कहाँ कहाँ गए थे आप, कितनी साल रहे, वो थोड़ा सा वो भी बताइए। देखिए, मेरा तालिब इल्मी के दौर से तसनीफ़ व तालीफ़ और लिटरेरी शौक़ और ज़ौक़ रहा है, और यही मेरा ओढ़ना और बिछोना है। तो मैं 1991 में 5वीं या 6ठी जमात में था मदरसे में, तभी हज़रत ने अपने माहनामा सुन्नी दुनिया का मुझे एडिटर बना दिया था, मेरे शौक़ और ज़ौक़ को देख करके। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और ज़िम्मेदारियां बढ़ती रहीं, और हज़रत के इंतकाल तक मैं हज़रत का खादिम ख़ास यानी पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से काम करता रहा, और पूरे ममालिक का, बैरून ममालिक का बहुत सारे जगहों पर, और ख़ुद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबाजात, मुख्तलिफ़ अज़ला, तहसील और ब्लॉक में मैंने हज़रत के साथ बेपनाह मुसलसल सालों सफ़र किया और बड़ी बड़ी मीटिंगों को मैंने एड्रेस किया। हज़रत की शख्सियत बहुत बुलंद और बाला है, उनका इल्मी, फ़िक़ही और रूहानी मकाम बहुत बुलंद है। मैंने जो हज़रत की खिदमत को, उनकी रूहानियत और उनकी इल्मी जलालत और शान को जो मैंने देखा, तो उस पर मैंने तकरीबन 7 से 8 किताबें मैंने लिखी। 2007 में सबसे पहले मैंने हयात ताजुश्शरिया के नाम से किताब लिखी, 2013 में करामात ताजुश्शरिया के नाम से लिखी, 2014 में नवादरात ताजुश्शरिया के नाम से किताब लिखी। इसके अलावा हज़रत को 1987 में हज के लिए तशरीफ़ ले गए थे, तो मक्का मुअज़्ज़मा में सऊदी हुकूमत ने हज़रत को गिरफ़्तार कर लिया था और हज़रत 11 दिन मक्का शरीफ की जेल में रहे। तो वो पूरी जो रुदाद है गिरफ़्तारी की, वो हज़रत से मालूमात करके वो मैंने एक किताब लिखी, उसका नाम है सऊदी हुकूमत के जुल्म की कहानी, ताजुश्शरिया की ज़ुबानी। इसके अलावा हज़रत की 20 से 22 किताबें उर्दू में हैं, और इतनी ही किताबें जो हैं हज़रत की अरबी में भी हैं। तो उर्दू में जो हज़रत ने जो फतावा जारी किए या मुख्तसर किताबें लिखी या फतवे की शक्ल में और जो किताबें लिखी, जो मज़ामीन थे, इन तमाम चीज़ों को मैंने जमा किया, एडिट किया, और रसाइल ताजुश्शरिया के नाम से मैंने 3 जिल्दों में वो किताबें मैंने एडिट करके पब्लिश की हैं और वो मार्केट में हैं। तो आपने काफ़ी सालों तक हज़रत ताजुश्शरिया साहब के साथ आपने खिदमत की है, किताबें लिखी हैं। अभी अगर वापस अगर सियासी मुद्दे पे आएँ, तो जैसे मुस्लिम अवाम के साथ साथ मुस्लिम रहनुमा हैं,
वो भी अगर कहीं देखें, हम राजस्थान की भी हमने जो 25 लोकसभा हैं वहाँ हमने कवरेज किया, 18 लोकसभा में हम और जगह भी गए हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी में तो मायूसी है ही। तो मुस्लिम रहनुमा हैं, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो, समाजी रहनुमा हो, सियासी रहनुमा हो, किसी भी पार्टी के हों, उनमें भी एक मायूसी है कि उनको कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे हालात में जैसे बात चली कि कोई सियासी रास्ता हो, हम सेकुलर पार्टियों की फुटबॉल नहीं बने, तो जो ओवैसी हैं जो उन्होंने चुनाव लड़ा भी, अभी भी शायद कुछ सीटों पर लड़ रहे हैं, तो उनसे भी कोई उम्मीद है आप लोगों को कि वो सियासी तौर पे मजबूत हों या नहीं हों? देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में सिर्फ मुसलमानों को साथ में रह करके कामयाबी नहीं हासिल की जा सकती। यहाँ पर कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हिंदुओं में जो तबक़ात हैं, चाहे वो आला ज़ाती कह लीजिए या अदना ज़ाती कह लीजिए, ओबीसी कह लें या दलित कह लें, इनको साथ लिए बग़ैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वनली मुस्लिम सियासत करती है। उनकी सियासत हैदराबाद तक तो ठीक है, क्योंकि वो इलाक़ा मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ा है जहाँ से वो नुमाइंदगी करते हैं, और वहाँ तक तो ठीक है। इसके अलावा ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और दूसरे सूबाजात आप ले लीजिए, तो उन सूबाजात में मुसलमानों के साथ में हिंदू तबक़ों को साथ में लेना ज़रूरी है। और वो तबक़ा आ सकता है जो मज़लूम तबक़ा है। अगर यहाँ पर सबसे बड़ी तादाद देखें तो हिंदुस्तान में दलितों की है। दलितों को मुसलमान साथ में लें तो उनको पूरे हिंदुस्तान में बड़ी अच्छी कामयाबी मिल सकती है। दलित और मुस्लिम अलायंस से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा और मैं समझता हूँ सियासी इनकलाब आ सकता है। ओवैसी साहब के पैटर्न की सियासत है, वो मुसलमानों के लिए, मुल्क के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं आपके हिसाब से? हाँ, वो जो जिस तरीके से वो सियासत करते हैं, वो सियासत उनकी हद तक, हैदराबाद की हद तक तो ठीक है, मगर पूरे मुल्क की सतह पर वो मुनासिब नहीं है और वो कामयाब भी नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत जो है हमें दूसरे तबक़ात की नुमाइंदगी और उनकी शमूलियत ज़रूरी है। वनली सिर्फ़ अगर आप चाहें कि मुस्लिम वोट की बुनियाद पर हम 50 मेंबरान पार्लियामेंट पहुँचा दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, आपने अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने कहा भी है कि मैं मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप देखना चाह रहा हूँ। उनकी मजहबी तरक्की, उनकी दुनियावी तरक्की के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था, और अभी कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर ने मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से कुछ और ही स्टेटमेंट दिया। तो अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या बीजेपी लीडरों की तरफ से मुसलमानों के मुतालिक जैसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप कंप्यूटर, तो सबका साथ सबका विकास, तो अगर वाकई वो धरातल पे भी ऐसा कुछ करके दिखाते और मुसलमानों के नज़दीक आने की कोशिश करते, तो क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में मुस्लिम कम्युनिटी भी बीजेपी को अच्छा खासा वोट देती? हाँ, ये बात आपकी बहुत मुनासिब है। अगर वो बुनियादी ज़रूरतें जो मुसलमानों की हैं, जिन जिन बुनियादी ज़रूरतों को, बुनियादी मसाइल को अखिलेश यादव ने या कांग्रेस ने या लालू प्रसाद यादव ने या शरद पवार ने नज़रअंदाज कर दिया था, उन पर बुनियादी तौर पर काम होता। बुनियादी काम क्या है? सबसे पहला काम यह है कि उनको एजुकेशन दिया जाए, मुसलमान नई नस्ल को, और दूसरा उनको इक़्तिसादी और माशी तौर पर मजबूत किया जाए। ये दो बुनियादी काम ऐसे हैं जो जिसकी बुनियाद पर मुसलमान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, ख़ुद कफ़ील बन सकता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वज़ीर आज़म हुआ करते थे, तो उन्होंने सच्चर कमेटी बनाई थी, और सच्चर कमेटी बना करके पूरे हिंदुस्तान से जायज़ा लिया था मुसलमानों का कि मुसलमानों की क्या इक़्तिसादी और माशी पोजीशन है। तो रिपोर्ट में ये कहा गया कि मुसलमानों की पोजीशन दलितों से भी ज़्यादा बदतर है। ख़ुद वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट बनवाई। वज़ीर आज़म 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, मगर उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। अगर अब तो सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन, इनका नाम भी कांग्रेस ने, सपा ने, सब ने हटा दिया, अपने घोषणा पत्र से इन चीज़ों को हटा भी दिया है। हाँ, बिल्कुल हटा दिया है। इसी बात का तो हमें शिकवा है कि जो खुद वो रिपोर्ट बनवा रहे हैं, मुसलमानों को आईना दिखा रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत जो है दलितों से ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इन बुनियादों पे काम करते हैं।
अब रह गया आपका सवाल मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से। तो नरेंद्र मोदी जी अगर इन बुनियादों पे काम करते, मुसलमानों के एजुकेशन के लिए काम करते, उनकी आर्थिक मदद करते, सामाजिक उत्थान की बात करते, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, तो इस बुनियाद पर अगर वो चीज़ें ज़मीन की सतह पे दिखती तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान बहुत हद तक नरेंद्र मोदी के नाम पर, यानी बीजेपी के नाम पर नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर इकट्ठा हो सकता था और उनको वोट दे सकता था। मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ उन्होंने जो है वो बातें की, लोग लुभावनी बातें की, प्रैक्टिकल तौर पर अमली जामा उन्होंने नहीं पहनाया। मैंने ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म से इस बात को कहा था, मैंने उनसे कहा कि बुनियादी काम आप करिए। आप मिले हो कभी प्राइम मिनिस्टर से? हाँ, मैं वज़ीर-ए-आज़म से मिला और मिल कर के मैंने उनको ज्ञापन भी दिया और मैंने उनसे ये बातें कहीं कि आपकी ये बातें अच्छी हैं, प्रैक्टिकल तौर पर उसको अमली जामा पहना दीजिए। मगर वो अमली जामा पहनाने में फ़ेल हो गए। मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब ने हर मुद्दे पे अपनी बेबाकी से, वजाहत से अपनी बात रखी है और जैसा कि बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मिले भी थे और ज्ञापन भी दिया था। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो 10 साल लगातार हुकूमत की है, तो एक स्लोगन और नारा उन्होंने बार बार दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन 10 साल बाद कहीं न कहीं एक चीज़ ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ये मान रही है कि एक मायूसी है उसमें इस चीज़ को लेकर के कि प्राइम मिनिस्टर ने जो चीज़ कही थी उसको धरातल पे लागू नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने जैसा कि एक बार एक प्रोग्राम में ये भी कहा कि मुस्लिम जो यूथ हैं, मुस्लिम नौजवान है, नई नस्ल है, उसके एक हाथ में मैं कुरान और एक हाथ में लैपटॉप कंप्यूटर देखना चाह रहा हूँ। तो तमाम तर बातें तो हुई, लेकिन 10 साल में उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ, अमली जामा नहीं पहनाया गया। और मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं कि अगर वाकई प्राइम मिनिस्टर ऐसी कोशिश करते, सबका साथ, सबका विकास, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, ये चीज़ें धरातल पे उतरती तो बीजेपी के नाम पे तो नहीं, लेकिन कम से कम अच्छा खासा वोट है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे मुसलमान इस चुनाव में दे सकता था। लेकिन वो मौका प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी खो दिया। और जहाँ तक जो अपोजिशन की पार्टियाँ हैं, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियाँ कहती हैं, जो संविधान बचाने की बात कहती हैं, जो लोकतंत्र बचाने की बात कहती हैं, लेकिन उसी लोकतंत्र में, उसी संविधान बचाने के अंदर एक मुल्क की दूसरी बड़ी आवाम जो 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, आप जितना भी मानते हो, उस आवाम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, उसके मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। घोषणा पत्रों से सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन जैसा कि जिक्र किया, तमाम तर चीज़ें हटा दी गई हैं। तो मुसलमान आज पूरी तरह से सियासी फुटबॉल बन चुका है जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनके बीच में और भाजपा के बीच में। तो ये जो मायूसी है, ये न सिर्फ राजस्थान में हमने देखी मुस्लिम लीडरशिप में, बल्कि हमने यूपी के अंदर भी देखी और तमाम तर मुल्क के अंदर एक मुस्लिम लीडरशिप में भी और आवाम में भी एक मायूसी है। चुनाव को लेकर कोई खास जज्बा भी नहीं है। और पहले और दूसरे चरण के चुनाव में जो वोटिंग हुई, जो कम वोटिंग हुई, वो भी अपने आप में कह रही है कि कोई खास जज्बा नहीं है। तो ये चीज़ें तो देखने वाली थी, लेकिन अभी तो जो रस्सी है वो कुएं में गिर चुकी है। चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण जो 7 मई को है। बहरहाल तमाम तर मुद्दों पे मुफ्ती साहब ने हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।